नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, चंद दिन पहले जब सिंध के चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब और पंजाब के चीफ मिनिस्टर जनाब उस्मान बुज़दार साहब और उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस किस्म की कमिटमेंट्स और वादे दे रहे थे टेलीविज़न के ऊपर कि आप घरों में बैठें और हम आपको घरों के अंदर एक ऐसी वॉलंटियर फोर्स क्रिएट करेंगे, एक ऐसा इंतज़ामी ढांचा खड़ा करेंगे कि लोगों को आटा, शक्कर, दालें जो है वो घरों में पहुंचा दी जा सकेंगी। तो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए कि शायद मैं पाकिस्तान में नहीं हूँ, जर्मनी के अंदर हूँ, स्विट्ज़रलैंड में हूँ या कनाडा में हूँ। बहरहाल ये कमिटमेंट्स पाकिस्तान में की गई उस वक्त भी एक कोई भी बंदा ये सोच सकता था कि एक ऐसी रियासत जिसकी मैनेजमेंट एबिलिटी 70 साल में हमें तफ्तान में नज़र आई है बाकी जगहों पे, वो ये इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है अपने कंधों पर उठा रही है, इसको भला किस तरह से पूरा करेगी। अब 8 दिन गुजरने के बाद ये सूरत हाल है कि उनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं हो पा रहा और मुख्तलिफ़ किस्म की तनकीद जो है मुख्तलिफ ज़ाहिर है वो हो रही है, लेकिन वादा कोई पूरा नहीं हो पा रहा। और जो गवर्नेंस के और जो कैपेसिटी इश्यूज़ हैं रियासत के और हुकूमत के, वो बड़े खुल के हमारे सामने आ रहे हैं। यहाँ से हम बात का आगाज़ करेंगे कि फिर करना क्या था, क्योंकि अभी ये चैलेंज तो ख़त्म हुआ नहीं है, इसको लेकर आगे चलना कैसे है, ख़ास करके अगर ये बात जो है चंद हफ्तों से ख़त्म नहीं होती और आगे चल पड़ती है। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं हाशिम जमा बख्श साहब, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंजाब के। फ़ोन लाइन पे मुझे लाहौर से ज्वाइन कर सकेंगे। मुझे ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट टेलीविज़न एंकर पर्सन, पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब वसीम बादामी साहब। स्काइप पे मुझे ज्वाइन करेंगे कराची से। मुझे ज्वाइन कर सकेंगे डॉक्टर बर्जीस मज़हर काजी साहब, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं। मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। मुझे डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब, जो इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी पे कमेंट करते हैं, अपना कॉलम लिखते हैं, मुझे इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट। हाशिम जमा बख्श साहब, जब आपके चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर और सिंध के चीफ मिनिस्टर इस किस्म की कमिटमेंट्स और वादे कर रहे थे, क्या उनको अंदाज़ा था कि इस किस्म की कोई कैपेसिटी जो है वो रियासत पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती? जी मोहित साहब, आई थिंक इसके लिए जो होमवर्क दरकार था ना, जो मेजर्स हमें लेने चाहिए थे, तो कहा यह जाता था कि जी आप थोड़ा सोच के ले रहे हैं, तो इसकी थोड़ा थिंक थ्रू करके लिए गए। हालत जंग में आपको वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, और मैं थोड़ा सा इस पे क्लियर करूं कि ये उन इलाकों के लिए है कि जब आपके हॉटस्पॉट्स डेवलप होंगे, आपका एक क्लस्टर डेवलप हो जाएगा कि भाई इस नेबरहुड में ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ गई है, तो जब उसके लिए अभी ये प्रॉब्लम्स नहीं खड़े हुए जो आज सारा दिन टेलीविजन स्क्रीन दिखाती रही हैं। सर मैं अर्ज करूं ना, देखें दुनिया इससे इस तरह डील करती है। आप लंदन में सेंट मैरीज हॉस्पिटल का इस वक्त हाल देखें, बाहर का हाल देखें, हम उनसे बहुत बेहतर प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज को देखते हुए प्राइवेट सेक्टर पे रिलाय कर रहे हैं। अपना सबसे बड़ा हमारा जो असासा है यूथ बल्ज, उस पर रिलाय कर रहे हैं। और इन टाइम्स ऑफ वॉर आपको वॉलंटियर सर्विसेज रेज करनी पड़ती हैं। तो ये टाइगर फोर्स जो है, जो ये रिलीफ फंड हमने बनाया है, ये सारे मौसर इकदाम हैं जो आपको ग्राउंड रूट लेवल पे लेने पड़ेंगे। इनके पास प्रोटेक्टिव गियर, लेकिन आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो सारा दिन टेलीविजन चैनल्स दिखा रहे हैं कि लोगों को चीजें नहीं मिल रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा। मैं इस पर अर्ज करूं सर, उस पर दो चीजें हैं। एक तो जब हमने तो बड़ा इसको केयरफुली मैनेज करके पंजाब में और फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि इसको पार्शियल शटडाउन कहें, ताकि लोगों को ये पता हो कि जी आपको रोजमर्रा की चीजें, अशिया खुर्दनोश मिलती रहेंगी। फार्मेसीज भी 24 घंटे खुली रहेंगी। तो और उसके अलावा एक बहुत बड़ी डिसीजन ये थी कि आपने कोई चीज ऑफ ट्रांसपोर्ट कार्गो की नहीं रोकनी। ये नहीं कि जो एग्जेम्प्टेड है या नहीं है, सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बाकी चीजों को आपने चेक करना है, बाकी गुड्स की ट्रांसपोर्ट आपने नहीं रोकनी। इससे एक चीज जरूर होती है, मैं अर्ज कर लूं कि इनिशियली एक पैनिक बाइंग शुरू होती है। जहां आपने एक साबुन उठाना था, वहां लोग 3-3 साबुन उठा रहे। बट इसका भी एक थोड़ा सा इनिशियल जर्क आता है, इसके बाद ये चीज भी स्टेबलाइज हो जाती है। जब लोगों को अश्योरेंस मिल जाए, यकीन दहानी हो जाए कि जी ये फूड सप्लाईज कम नहीं होंगी, ये यूटिलिटीज कम नहीं होंगी, ये हमें मिलती रहेंगी। अच्छा, मेरे साथ रहिए जनाब डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब। हाशिम जमा बख्श साहब, बुनियादी तौर पर मुझे ये समझ आई और समझते हैं कि कोई ऐसा क्राइसिस है नहीं, एक इनिशियल पैनिक सिचुएशन है जो अगले शायद कुछ घंटों में, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी। देखिए, दो महाजी जंग है डॉक्टर साहब। एक तो जंग है जो वायरस के खिलाफ लड़ी जा रही है, और दूसरी जंग है मईशत को सहारा देने वाली, कि उस वायरस के नतीजे में जो मईशत इतनी तेजी से सिकुड़ रही है, नोज डाइव प्रैक्टिकली कर रही है, उसको सहारा किस तरह देना। मामला बहुत अर्जेंट है।
देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट जो है लॉकडाउन के पीरियड के दौरान, आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ऐलान किया है कि कई 100 सनतें जो हैं, उसमें टेक्सटाइल की सनत हैं, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, ऑटो असेंबलर्स हैं, वो बंद होने चले हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो बंद हो रहे हैं। इसके नतीजे में मेरा तखमीना ये है कि कम से कम 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो हमारे यहाँ गुर्बत की शरह की बात हो रही है लॉकडाउन की सूरत में और मईशत को सुकड़ने की सूरत में, करीबन 50 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे हैं जो कि गुर्बत की शरह से गिर जाएंगे। FDR की रेवेन्यूज की अगर बात कर लें तो मेरा तखमीना यह है कि 1000 अरब से ज्यादा का शॉर्टफॉल हमारे सामने आने वाला है। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं, लेकिन मुझे इस चीज का एहसास जरूर हो रहा है कि वजीर आजम साहब और हमारी हुकूमत है, चाहे वो पंजाब में हो या विफाक में हो, वजीर आजम साहब ने पिछले 3 हफ्ते में 3 बार आके अवाम से खिताब किया है। उनकी चाहत भी है, उनकी नीयत भी है कि किसी तरह कोई ऐसा पैकेज लाया जाए जिससे मईशत को सहारा मिले, जिसमें कोई शक की बात नहीं। अब उनकी टीम की बात आ जाती है कि आपने तो ऐलान कर दिया 1200 अरब रुपए का, कोई 1.2 खरब रुपए का पैकेज, आपको याद है वजीर आजम साहब ने ऐलान कर दिया। फिर इकोनॉमिक ECC ने जो डॉक्यूमेंट अप्रूव किया है वो सिर्फ 534 अरब का आता है, 666 अरब उसमें से गायब है। डेली वेजेस का जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया था 200 अरब का, वो ECC ने 157 बिलियन की इजाजत दी है। जो वीट की बाइंग है वो हर साल होती है, 200 अरब से जायद की होती है, उसको इस पैकेज का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। फिर आपने ऐलान कर दिया कि हम 200 अरब रुपया डेली वेज अर्नर्स को बांटेंगे, जबकि हमारे पास डेली वेज अर्नर्स की कोई लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती। हमारे पास कोई तरीका तकसीम नहीं है कि हम किस तरह वो 200 अरब रुपया जो है वो बांटेंगे। तो पहले तो फंडिंग की बात है कि वो 200 अरब रुपया आएगा कहां से, हमें कहीं एक्सप्लेन नहीं किया गया कि अच्छा, जरा रुके तो सही। हाशिम जमा बख्श साहब, ये खासी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, कुछ आपका जवाब इस पे बनता है, कैसे इसको रिस्पॉन्ड करेंगे आप जो कुछ डॉक्टर फारूक सलीम कह रहे हैं? तो डॉक्टर साहब की मैं अर्ज करूंगा इस चीज पे कि पहले तो जस्ट टू टॉक अबाउट कि पंजाब ने इस पे क्या हिकमत अमली अपनी बनाई। हमने पिछले हफ्ते एक अपना इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया, जिसमें हमने 3 चीजों का खसूसी तौर पे ख्याल रखा है। एक, हमने देखा कि इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट हमारी वेरियस इंडस्ट्रीज पे क्या आ रहा है। दूसरा, हमने ये देखा कि उस इंडस्ट्रीज के इम्पैक्ट की वजह से इस वक्त इमीडिएट सोशल प्रोटेक्शन मेजर हमें, वो दिहाड़ी जिन लोगों की खराब हुई है, जो रोजी रोटी खराब हुई है, जिनकी नौकरियां से जा रहे हैं, वो कहाँ पे उनकी डेंसिटी है, उनको कैसे हमने अप्रोच करना है। और तीसरा कि हमने किन सेक्टर्स को रिलीफ देना है। सर, हमने कुछ रिकमेंडेशंस फेडरल गवर्नमेंट को भी भेजी, जिसमें शरह सूद की कमी, इजी किस्तों पे लोन की फरहमी, आप 300 किलोवाट से जो कम इस्तेमाल कर रहा है बिजली, उसकी इंस्टॉलमेंट्स को स्टैगर कर दिया जाए। इसके अलावा सर, पंजाब ने एक अपना इकोनॉमिक पैकेज भी दिया है कि हम आफ्टर द 18th अमेंडमेंट जो, लेकिन डॉक्टर साहब तो ये कह रहे हैं कि ये चीजें कहने को है लेकिन इसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ये कागजी कार्रवाई। मैं अर्ज कर दूंगा, मैं रिलीफ पैकेज की तरफ से आ रहा हूँ। 18 अरब रुपए के तो हमने सिर्फ टैक्सेस माफ किए। सर, इसमें अपॉर्चुनिटीज भी निकलेंगी और थ्रेट्स भी हैं। दोनों केसेस के अंदर मद्देनजर रखते हुए, फॉर एग्जांपल, हमने सोचा कि इस टाइम पे ऑनलाइन सर्विसेज को प्रमोट किया जाए, तो GST ऑन ऑल ऑनलाइन सर्विसेज, जिस तरह ऑनलाइन कंपनियां हैं, दराज है, ऊबर, ये सारियों को हमने खत्म कर दिया, इन पे टैक्सेशन को डिफर कर दिया है। इसके अलावा सर, अर्बन इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स को खत्म कर दिया। सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज है, उस पर टैक्सेशन को सस्पेंड करते हुए, सूबाई बहुत बड़ा रेवेन्यू अर्नर था आपकी स्टैंप ड्यूटी और CVT, उसको 2% पे ले गए। ह्यूमन रिसोर्स की एक्सपोर्ट के लिए हमने सारे हॉस्पिटल्स पे और मेडिकल कंसल्टेंट्स पे जो GST थी सर्विसेज पे, वो खत्म कर दी। वसीम बादामी साहब, मीडिया में जो लोग चीखें धाड़े मार रहे थे 7-8 दिन पहले कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, हुकूमत कर रही है, मार रही है, ये सारे जो हैं वो इस वक्त कहाँ हैं? अब ये मुकम्मल लॉकडाउन, ये तो लगता है कि हुकूमत पर दबाव डाल के एक ऐसी चीज़ करवा दी है जो हैंडल नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि जाहिर है क्योंकि इस वक्त हम सूरत हाल में ऐसी है कि हम जो कुछ भी इकदाम कर रहे होंगे वो उसका
कोई ना कोई नुकसान तो होगा। आप जरा यहाँ से दबाएंगे थोड़ा फायदा होगा, तो वहां से थोड़ा सा लॉस होगा, यानी कि नेट लॉस तो है ही, चूंकि सिचुएशन ऐसी है। अब इसमें हमें ऑप्शन इज नॉट बिटवीन सेलेक्टिंग गुड एंड बैड, बल्कि बैड एंड वर्स। तो आई थिंक मेरी जिस अभी भी ओपिनियन है कि इसका मतलब ये नहीं कि लॉकडाउन के कोई मुज़मिर असरात नहीं होंगे, लेकिन फिर भी शायद लॉकडाउन ही इस वक्त सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। आई थिंक जो आवाजें आप कह रहे हैं कि खामोश होगी, उसकी शायद एक बड़ी वजह यह है कि अब जब लॉकडाउन हो गया है थोड़े दिन, तो उसके जो मुज़र असरात सामने आना शुरू हुए, जो कि आना ही थे, तो उनको देख के शायद अब लोग थोड़ा सा पीछे हट गए। लेकिन मुझे ऐसा फिर भी जरूर लगता है कि जो कुछ भी है, हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है, मतलब इसमें क्या मसला है मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब, बिलावल साहब, शहबाज साहब, जो पाकिस्तान की 3 बड़ी पार्टियां हैं, जो भी मौक़िफ़ आए वो एक मौक़िफ़ तो आए ना कम से कम। मुझे समझ में नहीं आती कि हमारा एक आम आदमी कितना कंफ्यूज होगा जब 9:15 पे वज़ीर आज़म साहब का खिताब हो और वो शुरू के 4 मिनट हमें बताया। बिलावल ने तो सपोर्ट किया था प्राइम मिनिस्टर को, पीएमएल ने नहीं सपोर्ट करती, बिलावल ने तो किया था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने उससे एग्री नहीं किया ना। एग्जैक्टली तो मैं वही कह रहा हूं कि तीनों अगर मिलकर बैठ के कोई एक ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं आ सकता क्या, कि या ज्वाइंट स्ट्रेटजी नहीं आ सकती। 9:15 बजे पीएम साहब बताएं कि लॉकडाउन क्यों नहीं होना चाहिए, 10:15 बजे सीएम सिंध साहब बताएं कि लॉकडाउन क्यों होना चाहिए। तो जब इसी में जब कंसेंसस नहीं हो पा रहा, तो फिर जाहिर है कि फिर इंप्लीमेंटेशन में भी फर्क होगा। जिस तरह फिरदौस आशिक अवान साहबा ने कहा कि जनाब गुड्स ट्रांसपोर्ट खोलनी चाहिए थी, सिंध ने नहीं खोला, काबीना ने इस बात पे बहुत सख्त जो है वो नाराजगी का इजहार किया। तो कम से कम आप बड़े लोग तो एक जगह बैठ के कोई एक पॉलिसी दे दें ताकि हमें पता हो कि हमने इस तरफ जाना है बहैसियत कौम। ये क्यों नहीं हो पा रहा? सियासी नाचाकी जो है, जो एक सियासी नाइत्तफाकी है, सियासी नाइत्तफाकी भी है। मेरे साथ रहिए डॉक्टर बर्जीस मजहर काजी साहब, आप वायरोलॉजिस्ट हैं, आपका इन्फेक्शियस डिजीज से ताल्लुक़ रहा है, लाइफ लॉन्ग आपका एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सा कमेंट भी इस पे ऑफ़र किया है जब से ये क्राइसिस और ये चैलेंज सामने आया है। आप अब क्या समझते हैं 8 या 9 दिन के लॉकडाउन के बाद कि ये जो मुकम्मल लॉकडाउन था ये इसका सलूशन है, या वो पार्शल लॉकडाउन जिसकी तरफ वज़ीर आज़म बार बार निशानदही करते हैं कि जो मिंगलिंग है लोगों की, जो इंटरेक्शन है क्लोज, जिसको सोशल डिस्टेंसेस कहते हैं रखने के लिए, वो इसका सलूशन है गोइंग फॉरवर्ड? जी, यही बात ज़्यादा सूट करेगी और यही बात ठीक है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बॉटम लाइन है और उसी को ऑब्ज़र्व करना और फॉलो करना चाहिए। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में, बजाय इसके कि इस बात में, इसमें वक्त हम ज़ाया करने वाली बात है कि ये करें या वो करें, हमें एक चीज़ पे स्टिक करना चाहिए। और अब तकरीबन इस चीज़ की तरफ बल्क ऑफ द ओपिनियन जो इसका टिल्ट इसी तरफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग ने बहुत फ़र्क डाला, जहाँ पे हुई बर वक्त हुई। ये टाइमिंग की बात है फिजा साहब के किस वक्त कौन सा एक्शन कितना टाइम नहीं लिया जाता है। एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है which the laboratorians, clinicians and the governments and everybody should seize. अगर वो निकल जाए जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है किसी काम की भी, ये तो इन्फेक्शियस डिजीज है, एपिडेमिक है, आउटब्रेक है, बल्कि पैंडेमिक है, तो वो फिर अपना एक नहीं, तो आपकी क्या सेंस है, आपकी क्या सेंस है कि पाकिस्तान ने विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी के अंदर एक्ट किया है, या पाकिस्तान में हजारों लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं जिन्होंने अभी सामने आना है? इसको साइंटिफिक स्टेटमेंट इसके लिए नहीं दी जा सकती, इसलिए कि साइंटिफिक स्टेटमेंट के लिए एक एविडेंस होनी चाहिए कि ये एविडेंस बेस्ड है। बहरहाल ये जो एपिडेमियोलॉजी होती है, इसमें इस वक्त तक के जो पॉजिटिव केसेस हैं और जो हमारे इर्द गिर्द है, बाकी उसके मुताबिक हम किसी हद तक कह सकते हैं। एक ज़माने में ये कहा जाता था जी कि पाकिस्तान में ऐसे में उस वक्त HIV एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का हेड कर रहा था, नेशनल प्रोग्राम मैनेजर था जी कि पाकिस्तान में 70-80,000 केसेस हैं एड्स के, लेकिन वो एक्स्ट्रापोलेशंस होती हैं और एपिडेमियोलॉजिकल मॉडल्स होते हैं, उसके ऊपर उसकी फोरकास्टिंग मॉडल्स होते हैं। अब हम इस वक्त ये स्ट्रिक्टली और बिल्कुल फर्मली कहना कि जी पाकिस्तान में इस वक्त ये एपिडेमिक अपने कर्व की फ्लां स्टेज पे पहुंच चुकी है, ये गलत होगा। हाँ, ये अभी इस स्टेज कर्व इज़ गोइंग अप, इसको जितना जल्दी इसको इतना मुनासिब इसको साथ साथ चेक रखे जाएं, और वो चेक कोई ट्रीटमेंट से नहीं होंगे, वो चेक उसी तरीके से होंगे जो स्टैंडर्ड इस वक्त दुनिया ने 2 महीनों में पिछले में सीख लिया है, सोशल डिस्टेंसिंग एंड लर्निंग हाउ टू बिहेव सेफ। महफूज और महदूद रहना ही इसका है, और वो मतलब उसका कोई और दूसरा अच्छा ऑल्टरनेटिव है ही नहीं जी। अच्छा, लेकिन ये जो अमेरिका में इतना इसका फैला है, मगरब में और अमेरिका में, क्या इसकी कोई और भी वजूहात हो सकती हैं मैनेजमेंट के अलावा भी? कोई जेनेटिक डिफरेंसेस हो सकते हैं, कोई वेदर के डिफरेंसेस हो सकते हैं?
ये वायरस जो है ना जी, ये इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस करने वाले जो ILI के जो ग्रुप ऑफ वायरसेस है, इनको कहते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में तो ख़ास तौर पर कहते हैं कि इन्फ्लुएंजा लव्स कोल्ड। ये ठंड को बड़ा मोहब्बत करता है, उसके साथ बड़ा फलता फूलता है। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि मौसम और इन जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो पार्ट प्ले करते हैं। इस बात के ऊपर हो रही है बात, मसलन ब्लड ग्रुप्स के ऊपर हो रही है कि फलां ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो उनमें कम है, इसका प्रेवलेंस कम है। लेकिन डॉक्टर साहब बात यह है कि ये जो साइंस तो ये है कि एक साइंसदान एक विंडो में खड़ा हुआ दूसरे साइंटिस्ट से अगर पूछता है कि मेरे सामने जो भेड़े हैं, इसका भेड़ जो है ये इसका रंग कौन सा है, तो वो कहता है कि इसकी जो साइड मेरी तरफ है वो ब्लैक है। इट्स इज़ अ प्रिसाइज साइंटिफिक स्टेटमेंट कि जी इस नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये वक्त आने वाला वक्त जो है जब स्टडीज़ हो जाएंगी, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव लैब बेस्ड सर्वे जो होंगे, सर्टिफाइड जो सर्वेज होंगे पॉपुलेशन बेस्ड, फिर पता चलेगा। अगले चंद दिनों में या हफ्तों में मेरे साथ रहिए। मुझे एक ब्रेक लेनी है, इन्फेक्शियस डिजीज के एक्सपर्ट हैं डॉक्टर बर्जीस, और उनका ख्याल है कि अभी हतमी तौर पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि इसकी जो एपेक्स है वो आई है कि नहीं है। अगले चंद हफ्तों और दिनों में जो एदाद व शुमार हमारे सामने आएंगे, जो टेस्ट हमारे सामने आएंगे, उसी के ऊपर बेहतर कहा जा सकेगा। लेकिन बहरहाल अब तक जो पाकिस्तान में सूरत हाल है वो मगरब की दुनिया से, अमेरिका से बहुत मुख्तलिफ है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है डॉक्टर बर्जीस मजहर काजी साहब से, जो कि इन्फेक्शियस डिजीज़ के एक्सपर्ट हैं। और ये सवाल डॉक्टर साहब ये है कि अभी तक हम देखते हैं कि अमेरिका में तकरीबन 2 लाख के करीब केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं, और बाकी सारी दुनिया में भी बहुत बड़ी तादाद में केसेस जो हैं वो डिटेक्ट हुए हैं। इसराइल जिसकी आबादी सिर्फ 6-7 मिलियन है, वहाँ पर भी तकरीबन 5000 केसेस जो हैं वो डायग्नोज हुए हैं। जबकि पाकिस्तान में अभी तक हमारा ये ख्याल है, ये क्लेम है कि हमारे यहाँ 2000 से कम केसेस डायग्नोज हुए हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? हमारे यहाँ अंडर डायग्नोसिस है, हमारी मैनेजमेंट बड़ी सुपीरियर है, हमारे लोगों का साउथ एशियंस का, क्योंकि इंडिया में भी ऐसे ही है, तो हमारा क्या जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, हमारा वेदर और एनवायरनमेंट डिफरेंट है। और साथ ही मैं एक ज़रा इसमें क्रिटिकल चीज़ डाल दूँ कि WHO का एनालिसिस ये है कि हर साल ही फ्लू से 2.5 लाख से 6.5 लाख लोगों की डेथ होती है। सिर्फ अमेरिका में भी तकरीबन 61,000 लोगों की डेथ एक सीज़न में हो जाती है फ्लू से। पाकिस्तान में कितने लोगों की डेथ होती है सिर्फ फ्लू से? ये सारा सवाल एक ही है। अच्छा जी, ये जो 2 बातें हैं, एक तो ये है कि हम अमूमी हालात में लैब टेस्टिंग, ये बड़ा पुराना सवाल है। मसलन HIV एड्स का जब शुरू हुआ है एपिडेमिक, तो हम ये सवाल होता था कि जो भी पाकिस्तान में आए आप उसकी एयरपोर्ट के ऊपर क्यों नहीं टेस्ट करते और उसको जाने देते हैं। लोग पाकिस्तान में इंपोर्ट हो रही है एड्स, बाहर से ला रहे हैं लोग, पाकिस्तान में तो नहीं है। लेकिन ये है कि हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है जी, और जिसमें मतलब उसके जिस्म के अंदर जाने से और उसके, आप तो डॉक्टर खुद समझते हैं, सिम्टम्स के ज़ाहिर होने के दरमियान जो टाइम होता है वो ट्रांसमिसिबिलिटी पीरियड या इंक्यूबेशन होता है। किसी का कम, किसी का ज़्यादा। अब अगर किसी को टेस्ट कर लिया जाए, HIV एड्स के पेशेंट को किया जाए, तो 40 दिन से पहले तो टेस्ट आता नहीं था जी पॉजिटिव, जो पहले वेस्टर्न ब्लॉट वगैरह था, अब तो खैर PCR होता है। तो अब एक आदमी का टेस्ट अगर कर लिया जाए और वो बंदा नेगेटिव हो, बुनियादी चीज़ है ना कि क्या पाकिस्तान में हमें कोई अंदाजा है कि जो नॉर्मल इन्फ्लुएंजा है उससे हर सीजन में, ठंड के सीजन में कितनी डेथ होती है? 22 करोड़ का मुल्क है, कोई है मैं अंदाजा? नहीं, ये पाकिस्तान में जो HIMS है, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, वो रिकॉर्ड करता है डेथ्स को भी, बीमारियों को भी, उनकी कैटेगराइजेशन भी है, जो ज़्यादा इन्फेक्टिविटी वाली है और कम की है और नॉन और उसकी भी। लेकिन डेटा की रिलायबिलिटी और उसका पक्का होना जो है वो एक और बात है। इससे फ्लू के बारे में डेटा पाकिस्तान में पिछले 2007 से हमने CDC और NIH ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके ऊपर टेस्टिंग तो हो रही है, 7-8 लैब्स का नेटवर्क भी बना है और उसमें ये हो रहा है। लेकिन कितने, लेकिन सर मेरा सवाल तो बड़ा सादा है सर, मतलब हमें पता है कि नहीं पता। सो बेसिकली मुझे आपकी बात से समझ आया कि पाकिस्तान में हमारी हेल्थ अथॉरिटीज को पता ही नहीं है कि एक साल में फ्लू इन्फ्लुएंजा से कितनी डेथ्स होती है, हमें कोई नहीं पता जी। नहीं, एक सिंपल सवाल है, हमें नहीं पता। ये सिर्फ फ्लू के लिए नहीं, ये सिर्फ फ्लू के लिए नहीं जी, ये बाकी चीज़ों के लिए भी इसी तरह ही है। करीब करीब
कई चीज़ों में हॉस्पिटल बेस्ड डेटा आ जाता है, उसमें है बहुत बड़ी है, जैसे कार्डियक है, फला है, लेकिन किसी सर चीज़ कोई की हमें cause रफ of अंदाजा death को है कि फ्लू establish से करने के पाकिस्तान लिए- में डेथ्स होती हैं या नहीं होती सर? सर मेरा मतलब है सर हमें अंदाजा है कि फ्लू के पाकिस्तान में- सीजन में पाकिस्तान में फ्लू रिलेटेड डेथ्स होती कि नहीं? हमें अंदाजा नहीं। ये टॉपिक कभी हमने सीडीसी के साथ इंटरनेशनल फोरम और बहुत सारी जगहों पे ये डिस्कशन हुई है, लेकिन स्पेसिफिकली ये बात जिस तरह से आप पूछ रहे हैं ये डिस्कस नहीं हुई, और ना इसके ऊपर कोई कैलकुलेट किया गया है कि इतनी डेथ्स हो सकती हैं। हाँ, अलबत्ता रेस्पिरेटरी इलनेस से कितनी डेथ्स होती हैं इसका डेटा मेरे पास लेटेस्ट फिगर्स नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकूँगा। जो रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनकी वजह से जो डेथ्स पाकिस्तान में होती हैं उनका डेटा बहरहाल जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसके पास है। उसमें से फ्लू से कितनी होती हैं, एस्मा से कितनी होती हैं, और बाकी ARDS और इन चीज़ों से कितनी होती हैं, उसका फिर स्प्लिट और ब्रेकडाउन वो नहीं। ठीक, अच्छा ठीक। डॉक्टर फारूक सलीम साहब, आप चूंकि इकोनॉमिक कमेंटेटर हैं और आप स्टेटिस्टिक्स के आदमी हैं, एक वाहिद आदमी है पाकिस्तान में जो हर कमेंट जो करता है अपने अखबार में, आपका कॉलम बुनियादी तौर पे स्टेटिस्टिकल कॉलम होता है, ठीक। मुझे ये समझ आई है कि पाकिस्तान में तो किसी भी चीज़ का डेटा ही नहीं है। हुकूमत ने 2 दिन पहले, मैं सारे मिनिस्टर्स को सुन रहा था, मुझे रोना भी आ रहा था, हंसी भी आ रही थी जब कह रहे थे कि हमारे पास तफ्तान से जो लोग आए हैं उनका भी डेटा है, हमारे पास तमाम गरीब लोगों का भी डेटा है, हमारे पास टैक्सी ड्राइवरों का भी डेटा है, हमारे पास फ़लाँ का भी डेटा है, फ़लाँ का भी डेटा है, और हम तो इस तरह से पैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हकीकत यह है कि हमारे पास तो इन्फेक्शियस डिजीज़ में साल में कितने लोगों की फ्लू से डेथ होती है वो डेटा भी नहीं है। अमेरिका में, वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरा डेटा मौजूद है कि एक साल में अमेरिका में नॉर्मल इन्फ्लुएंजा और फ्लू से कितनी डेथ होती। अब हमें तो पता ही नहीं चल सकता कि अमेरिका में, हम तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि अमेरिका में जो वो कह रहे हैं कि स्प्रेड हो रहा है उसका, ये इटली में हो रहा है, फलां जगह पे हो रहा है, तो हो सकता है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस मुख्तलिफ होते हो सकता है कि हमारी पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स जो है टूवर्ड्स इन्फ्लुएंजा एंड कॉमन कोल्ड भी डिफरेंट हो साउथ एशियन पॉपुलेशन का, बिकॉज उनके तो फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं। अमेरिका का तो 61-70,000 का फिगर है साल का फ्लू की डेथ का। डॉक्टर साहब जी, मैं स्पेसिफिकली कोरोना वायरस के हवाले से देखता रहा हूँ। जो टॉप पॉपुलेशन के मुल्क हैं दुनिया में, चाइना सबसे बड़ा, फिर इंडिया, फिर अमेरिका, इंडोनेशिया और पाकिस्तान, उनमें जो डेथ का रेट है वो अगर आप देखिए तो यूएस पे इस वक्त कोई 9.65 आ रहा है, यानी कि तकरीबन 10 लोग हर 10 लाख अमेरिकनों के ऊपर जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। पाकिस्तान का रेट बहुत ही फेवरेबल आ रहा है, वो कोई 0.11 आ रहा है, यानी कि 22 करोड़ की आबादी में अभी तक जो 25 डेथ्स हैं वो सिर्फ हमारे सामने आई हैं। मैं जो केसेस नंबर ऑफ केसेस के हवाले से मैं नहीं जाना चाहता, उसकी वजह यह है कि शायद केसेस बेशुमार हों, हमारे पास शायद इतनी टेस्ट करने की काबिलियत ना हो, लेकिन जो डेथ का रेट है वो बिल्कुल सही है, लेकिन डेथ नहीं छुप सकती, डेथ छुप नहीं सकती। इंडिया का रेट जो है वो हमारे से भी ज्यादा फेवरेबल डेथ नहीं छुप सकती। अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम के साथ डेथ होगी लोगों की, सांस रुकने से होगी, तो फिर तो नजर आएगा ना महल्ले को, घर को, लोगों को। तो हमारा रेट ऑफ डेथ जो है पाकिस्तान में और इंडिया में वो मगरबी दुनिया से कम है। देखिए, मुझे महसूस ऐसा हो रहा है कि हमारा एक रीजनल ट्रेंड है नजर आ रहा, जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। बांग्लादेश में जो डेथ रेट है वो हमसे भी कम है, वो बहुत ही जबरदस्त है, वो टॉप 5 या 6 में आ रहा है कोरोना के नतीजे में। तो अगले 2 हफ्ते तक डेथ रेट इसी रेशो से बढ़ता जाता है, तो फिर मैं महसूस ये कर रहा हूं कि हमारा एक रीजनल ट्रेंड है जो बड़ा फर्क है इंटरनेशनल ट्रेंड से। इंटरनेशनल ट्रेंड बिल्कुल फर्क होगा। एक डॉक्टर साहब, मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग जो है ग्लोबल मैप देखा है जिसमें मलेरिया की बहुत ज्यादा प्रेवलेंस रही है जिन ममालिक में, उनका अगर एक नक्शा आप निकाल लें और साथ ही उसके एक नक्शा रख लें जिन ममालिक के ऊपर कोरोना का बहुत सख्त किस्म का अटैक हुआ है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, वो एक ही नहीं है। सिवाय ईरान के बाकी तकरीबन सारे मुल्क जहाँ पे मलेरिया का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा रहा है, वहाँ पे कोरोना का अटैक जो है वो इतना संगीन शदीद किस्म का नहीं हुआ उन मुल्कों के मुकाबले में जहाँ पे मलेरिया का अटैक इतना ज्यादा नहीं होता। दूसरा, जो आज सुबह मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी देखी, वेरी इंटरेस्टिंग में डॉक्टर साहब, वेरी इंटरेस्टिंग। वसीम बदामी को भी इसमें आने दें। वेरी इंटरेस्टिंग वसीम बदामी। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, आप जरा देखिए कि अमेरिका में भी घूम फिर के आखिर, हाँ डॉक्टर, सिर्फ एक पॉइंट और बता दूं, जिन ममालिक में पीसीजी के इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो ट्यूबरक्लोसिस के लिए,
उन ममालिक में जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। इटली में बीसीजी की यूनिवर्सल इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, अमेरिका में भी नहीं लगाया जाता, ईरान में ये इंजेक्शन सिर्फ 1984 के बाद से शुरू किया गया। हमारे यहाँ जो है ये बड़े अरसे से ये इंजेक्शन जो है वो लगाया जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग। वसीम बदामी, ये ऐन मुमकिन है कि हमारे सर्कमस्टेंसेस, हमारी जेनेटिक मेकअप, हमारा पिछला जो एक्सपोजर है मलेरिया की तरफ, डिफरेंट इन्फेक्शियस डिजीजेस की तरफ, ट्यूबरक्लोसिस की तरफ, वो हमें बचा रहा हो? क्योंकि अमेरिका में भी आप देखें कि घूम फिर के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जाती तौर पे तो डॉक्टर नहीं है ना, कहीं से उनको ब्रेन वेव दी गई है कि क्लोरोक्विन जो बेसिकली एंटी मलेरियल ड्रग्स हैं, अपने एफडीए ने उसका अप्रूवल भी दे दिया है एक लिमिटेड लेवल पे। तो कुछ ना कुछ कनेक्शन जो डॉक्टर फरूख सलीम कह रहे हैं, हालांकि डॉक्टर नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ कनेक्शन मिल रहा है, वरना कोई हमारी हुकूमतें तो कम एफिशिएंट हैं अमेरिका से, बरतानिया से। देखिए डॉक्टर साहब, मुझसे सच्ची पूछे तो मैं तो इस वक्त रोजाना बैठ के नमाज के बाद ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मियाँ ये अगले 15 दिन बस निकल जाए खैर खैरियत से, क्योंकि तमाम तक डॉक्टर माहिरीन की राय सुन के लगती है कि ये अगले 14-15 दिन बड़े क्रूशल हैं। इससे निकल गए तो इंशाल्लाह, जाहिर है कोई एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं है, तो शायद वर्स्ट विल बी ओवर। तो मुझसे अगर आप पूछें एज ए लेमैन, तो मेरी तो इस वक्त सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि ये तमाम अवामिल जिनका आपने तस्करा किया, डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने बताया, उसकी बुनियाद पर बच जाए। क्योंकि जाहिर है हम अपने सेहत के निजाम की बुनियाद पर तो बच क्या जाएंगे, कोलैप्स कर जाएंगे। हम अपने दीगर हम एहतियाती तदाबीर और सोशल डिस्टेंसिंग के फॉर्मूले की बुनियाद पर भी नहीं बच पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो ये जो सारे ट्रेंड्स हैं, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा तगड़ा होना, ये सारा कुछ मामला हो जाना, मेरी तो सबसे बड़ी उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह ये सारा सिलसिला ठीक साबित हो और निकल जाए ऐसे इंशाल्लाह। निकल जाए। जी हाशिम जवाब बख्श साहब, आप नाराज तो नहीं होंगे अगर मैं ये कहूं कि पाकिस्तान की हुकूमतों और रियासत की एफिशिएंसी, ये हेल्थ सिस्टम से हम नहीं बच सकते। हम अगर बचेंगे तो ये कुछ इस किस्म के सर्कमस्टेंसेस होंगे, जेनेटिक मेकअप, एनवायरमेंटल चीज, एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस डिजीजेज, ट्यूबरक्लोसिस के इंजेक्शन लगवाना, मलेरिया का करना, उस पर एक्सपोजर होना, कुछ इस किस्म की चीज होगी साइंटिफिक जो हमें पता नहीं है, जैसे साइंस फिक्शन की मूवीज में होता है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश बचे हुए हैं और बचे रहेंगे। डॉक्टर साहब, इस पर मैं ये अर्ज करूंगा कि शायद ये वाहिद ही हुकूमत है हमारे पंजाब में पहली बारी इन तंगदस्ती के हालात में भी पिछले साल 9 हॉस्पिटल्स का आगाज किया। हेल्थ केयर सिस्टम को वो ड्यू इम्पोर्टेंस मिली ही नहीं है पाकिस्तान में, और उसका आपको सामने नजर आ रहा है। मैं से डॉक्टर साहब की जो बातें अपना काजी साहब ने की, बजीज मदर साहब ने, उस पर सिर्फ एक सोशल डिस्टेंसिंग पे मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो हमारा पार्शल शटडाउन का मौक़िफ़ है, जो वजह है वो ये है कि इस टाइम के अंदर हम कर्व को कुछ फ्लैटन कर लें, फ्लैटन के साथ साथ उसको सप्रेस कर लें। इनिशियली सर जो वुहान में भी जो स्टडी हुई है, जो एम्पेरिकल स्टडी अभी तक जो सामने आई है, लामहला एक नई चीज है, इसको हर कोई अभी देख रहा है, उसमें भी ये नजर आया कि जब आप सोशल डिस्टेंसिंग को लेके आते हैं तो इनिशियली तो आपको सर्ज नजर आएगा। अब ये कह देना का जी आपने पिछले हफ्ते से चीजें बंद की हुई है बट लोगों की केसेस की डिटेक्शन क्यों बढ़ रही है, तो इनिशियली वो सर्ज नजर आएगा, मगर अगले 2 हफ्तों के अंदर आप नोटिस करेंगे कि इन मेजर्स की वजह से एक जो अगर ये मेजर्स ना लिए जाते और लेने के बाद आपके डिफरेंस कैसे आया, और इसमें हुकूमतें क्या कर रही हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सूबाई हुकूमत पंजाब की इस वक्त क्या काम कर रही है। आपने इस पीरियड को यूटिलाइज करना है 2 चीजों के लिए। एक तो है कि आपने अपने हेल्थ केयर सिस्टम को बीफ अप करना है। हमने उसके लिए 14.5 अरब रुपए ऑलरेडी रिलीज कर दिए ताकि आपके पीपीई चीजें, एवरीथिंग, आपके जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं वो बन जाए, आपके पास इंतजामात हो जाए, और आप इस नंबर को उस मैनेजेबल रेट पे ले आए कि आपका हेल्थ केयर सिस्टम इसको सस्टेन कर सके। दूसरी बात जो यहाँ पे हुई है वो हुई है कि हमारा रीजन क्या फर्क है। सर ये अभी कबल वक्त है इस पे कुछ कहना, अलबत्ता 2 फैक्ट जो जिस तरह डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने बात की, इसके साथ साथ 2 और हमारे बड़े क्रिटिकल डायनामिक्स हैं जो फर्क हैं। एक है कि हमारी पॉपुलेशन के डेमोग्राफिक में यूथ बल्ज बहुत ज्यादा है। एजिंग पॉपुलेशन जिन मुल्कों में ज्यादा है वहां अमवात मोर्टेलिटी रेट भी बहुत बड़ा है। दूसरा है सर हर्ड इम्यूनिटी। जिस हवा को हम ब्रीथ कर रहे हैं यहाँ पे, उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वबा वैसे भी है, तो एक हर्ड इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। आप देखिए एम्स्टरडैम में और इधर स्कैंडिनेवियन कंट्री में, वहां वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई लोग बाहर निकलें और आपस में थोड़ा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ लेके आए इस चीज को।
So these two things are, I mean, अभी उस पे कबल वक्त है कहना, मगर लग ये रहा है कि शायद ये भी एक सिल्वर लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मेरे साथ रहिए, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक में वापस आता हूं डॉक्टर साहब की तरफ आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन मैं चलता हूं डॉक्टर बर्जीस मजहर काजी साहब की तरफ। डॉक्टर साहब, चूंकि आप एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, इन्फेक्शियस डिजीज को डील करते हैं, जो चीज़ मैं कहने लगा हूँ इससे वाकफियत होगी आपकी। मैंने हिस्ट्री की एक किताब में पढ़ा कि 17वीं और 18वीं सदी में जो सफ़ेद फॉर्म कॉलोनिस्ट है वो जब आया है अफ्रीका में, और वो जब आया है सेंट्रल अमेरिका में जहाँ पेरू है, चिले है, तो वहाँ जो नेटिव इंडियन पॉपुलेशन थी, जिसको रेड इंडियन भी लोग कहते हैं, जो नेटिव पॉपुलेशन थी, उसमें बहुत बड़ी तादाद में डेसिमेशन हो गई, तबाह बर्बाद हो गई, पॉपुलेशन की डेथ हो गई ट्यूबरक्लोसिस से। जो वाइट मैन था उसके अंदर ट्यूबरक्लोसिस की इम्यूनिटी थी, वो जरासीम लेके आया, लेकिन जो नेटिव पॉपुलेशन थी सेंट्रल अमेरिका की, उसके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी ट्यूबरक्लोसिस की और डिजीजेस की। कुछ ऐसा फिनोमेना भी यहाँ पे हो सकता है जो आपके सामने डॉक्टर फरूख सलीम साहब ने जिस किस्म के फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स रखे। डॉक्टर साहब, ये बात जो डिस्कशंस जो है ना, इनका सॉरी टू से, इनका जो, मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इन्फेक्शियस डिजीज में रहता। मेरा 15-20 साल का स्ट्रेट अवे फ्रॉम एड्स टू डेंगी टू ये इन चीज़ों में मेरा बड़ा पेपर्स भी हैं, पब्लिकेशंस भी हैं, काम भी है। ये जो आपने उनकी बात की, ये हर उस बीमारी के लिए पे बिल्कुल सादिक आएगी कि जिसमें इम्यूनिटी जो नहीं है ऑलरेडी, तो वो उसके ऊपर इसी तरह से जो बैक्टीरिया या वायरसेस हैं अटैक करेंगे। लेकिन ये सारी स्टडीज़ हैं जी। एक होती है एविडेंस बेस्ड रिसर्च, जो कि जिसको हम सर्वेलेंस कहते हैं। अब तो खैर मॉलिक्यूलर सर्वेलेंस हो रही है, जिसमें आप जो क्वालिटेटिव डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है, उसको लेबॉरेटरी के साथ, एविडेंस के साथ, और उसकी जीनोटाइपिंग और सीरोटाइपिंग के साथ, PCR से मुख्तलिफ चीज़ें ये उसके साथ कनेक्ट करके फिर ये भी बताते हैं, जैसे एड्स में है कि फलां ग्रुप्स में ये ज़्यादा है और इसकी 4-5 सीरोटाइप्स हैं, एंटीजेनिक टाइप्स हैं। अब ये ऐसी बहसें हैं कि जो एकेडमिक हैं, बहुत ज़्यादा एकेडमिक, और इनके लिए जो एविडेंस है, जो लेबॉरेटरी साइंटिफिक एविडेंस बनाने के लिए बहुत, लेकिन डॉक्टर साहब इसकी एक प्रैक्टिकल सेंस है ना। एक चीज़ आप हमें समझाएं डॉक्टर साहब, बहुत एकेडमिक तो लोग नहीं समझ सकेंगे, लेकिन पाकिस्तान में अगर 25 डेथ्स हुई हैं सपोज, और हम फरवरी से कम से कम दूसरे महीने से, साल के फरवरी मार्च से 2 महीने से हम एक्सपोज हो रहे हैं, इन 2 महीनों में हमारे यहाँ तबलीगी भी फिरते रहे, हमारी मस्जिदें भी भरी रहीं, हमारे मज़ार भी भरे रहे, और यही वो टाइम पीरियड है जहाँ पे तेज़ी से लोगों ने लैंड किया है अमेरिका वाला। तो जो हम, अच्छा अब ये कि हमें हुकूमत के डाटा पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, ये 2000 एक्सपोज होने वाला, ये जाहिर है हमारे ये जब टेस्टिंग हुई नहीं है, अमेरिका में 1 लाख लोगों से ज़्यादा की टेस्टिंग दिन में हो रही है, तो ये एदाद शुमार गलत होंगे। लेकिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से डेथ हो तो छुप नहीं सकती ना सर। जब कोई आदमी को 3-4-5 दिन रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम रहेगा, फिर उसकी डेथ होगी, तो वो छुपेगी नहीं। इसका मतलब है हमारे यहाँ रेट ऑफ डेथ वो नहीं है जो मगरब के अंदर है। एम आई राइट इन दैट रिस्पेक्ट और नॉट? डॉक्टर साहब, यू आर 100% rather 200% राइट में आपको अर्ज करूं कि ये डेथ आम रेस्पिरेटरी डिजीज की डेथ नहीं है, अस्थमा से होने वाली, या COPD जिसको हम क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी जो TB, इनसे, ये एक बड़ी और तरह की डेथ है। इसके सिम्टम्स और इसके साइंस बहुत और तरह से हैं। डॉक्टर साहब, जो असल चीज़ जिसने यहाँ पे फ़र्क डाला है और इसका और बाकी चीज़ों से, जो इन्फेक्शन जैसे स्वाइन फ्लू 2009 में आया था, या बर्ड फ्लू H5N1 आया था, फ़र्क बुनियादी जो 2 चीज़ों से पड़ा है वो ये है। एक तो इसका जो ट्रांसमिसिबिलिटी पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड, वो अनफॉर्चुनेटली बड़ा डिसेप्टिव और लंबा है, वो है 10 से 14 दिन तक, और ये वो अरसा है जिसमें वो फेंक रहा है बाहर वायरस, और 2 दिन सिम्टोमेटिक हो, सिम्टम्स आने से पहले भी, ये बहुत ख़तरनाक। अब इसका सवाल ये पैदा होता है कि फिर लैब टेस्टिंग तो और भी ज़रूरी हो गई। आज ये टॉम फ्रीडन जो कि CDC के बहुत कामयाब जो डायरेक्टर्स थे उनमें से है, 2-4 घंटे पहले उनका एक ये सर्कुलेट कर रही है चीज़ कि टेस्टिंग कब, क्यों। देर आर एपिडेमिक्स में, आउटब्रेक्स में, ये तो पैंडेमिक है, टेस्टिंग स्ट्रेटजी पूरी जो आपका लाया अमल है उसका एक हिस्सा है, ये कुल नहीं है, ये उसका एक हिस्सा है। और ये हर जगह, नहीं सर, वो सवाल तो वही रह गया, डेथ तो नहीं छुपेगी ना सर। जो सर जो कोरोना की रिलेटेड डेथ है सर, मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, कोरोना की डेथ नहीं छुप सकती ना सर, मतलब वो मिक्स नहीं हो सकती कि वैसे किसी की डेथ होगी, तो कोरोना की डेथ तो हमारी फिर इतनी होंगी बाय एंड लार्ज।
जी, ये इससे आप ये समझ लें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैंने HIV एड्स में देखा, बर्ड फ्लू में देखा, ये चीज़ें हमने देखी। HIV एड्स में जी लोग यकीन नहीं करते थे, मेरे पास आगे बैठते थे, मुझे कहते थे डॉक्टर साहब आप गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान में जो केसेस हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मान लेते हैं, आपने कोई एड्स का पेशेंट देखा है? डॉक्टर से, प्रोफेसर से, मेडिसिन के प्रोफेसर कहते थे नहीं जी देखा। मैंने कहा हेपेटाइटिस का प्रोफेसर देखा। अच्छा मेरे साथ रहिए, मुझे कंक्लूड करना है डॉक्टर साहब, मुझे कंक्लूड करना है डॉक्टर साहब, मुझे कंक्लूड करना, मेरे साथ रहिए। ठीक है डॉक्टर फरूख सलीम साहब, इसका मतलब ये है मतलब वो जो मैं चाह रहा था ब्लैक एंड व्हाइट वो बात नहीं हुई, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर अगले 15 दिन तक हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के रेट ऑफ डेथ के अंदर मार्केट चेंज नहीं आती, कोई रिमार्केबल चेंज नहीं आती जिस तरह से बाकी जगह पे हो रहा है, इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज है हुकूमत के अलावा, बिकॉज हुकूमत अननेसेसरली क्रेडिट लेने की कोशिश करेगी, हुकूमतों के अलावा कोई और ऐसी चीज है यहाँ पे, क्योंकि मैनेजमेंट तो अब हम जीरो हैं बिल्कुल, कोई ऐसी चीज है यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो रोक रही है इसको? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, मैं इससे एग्री करता हूँ। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया में हुकूमतों के अलावा कुछ ऐसी चीज है जो उसको रोक रही है। लेकिन एक चीज सामने ये रख लीजिए कि एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए 100 साल इंसानी तारीख में पहला इतना बड़ा इम्तिहान इंसानियत के सामने आया है। पाकिस्तान के अंदर जरूरत इस चीज की है कि एक क्लियर कट मैसेज सामने आए। मार्च की 22 तारीख को हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं हमें वो लॉकडाउन ना करने के फवायद बता रहे थे। पंजाब ने उसके कुछ घंटों के बाद लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। मार्च की 23 तारीख को हमारे DG ISPR साहब जो जनरल बाबर इफ्तिखार साहब हैं, उन्होंने आके लॉकडाउन का ऐलान कर दिया। तो एक कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये मैं समझता हूं कि पूरे 22 करोड़ पाकिस्तानियों को हुकूमत जो भी फैसला करे उसके सामने अपना सर झुका देना चाहिए, लेकिन वो फैसला कंफ्यूजन के बगैर होना चाहिए। एक क्लियर कट मैसेज आना चाहिए जो नहीं आ रहा। ठीक है वसीम बदामी साहब, तो बुनियादी तौर पे हम अल्लाह ताला जो है उसने कोई ऐसी चीज़ यहाँ रखी है बरे सगीर के अंदर जिससे हम इस वबा से अगर अगले 15 दिन में फैसला हो जाएगा, लेकिन लगता यह है अब तक का जो ट्रेंड है कि हम इससे महफूज रह सकते हैं। एक तो अल्लाह करे कि ऐसा ही हो इंशाल्लाह, सबसे बड़ी उम्मीद यही है। और हमारी तो हिस्ट्री से भरी पड़ी है कि हमने बहुत सारे मामलात अल्लाह ताला पर ही छोड़े हुए हैं। जाहिर है अल्लाह ताला ही हमारा हामी नासिर है, लेकिन हमने तो अपने तौर पर कुछ एफर्ट ज्यादा की नहीं है। तो अगर हमारा इन्हिसार अपने सिस्टम पर और उस पर हो तो बहुत काम खराब है। इन अवामिल पर जो साइंसी और दीगर अवामिल है उस पर बहुत इन्हिसार है। अल्लाह करे कि उसकी वजह से अब निकल जाए। ये बात जो बस डॉक्टर फरूख साहब ने कही ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसकी एक मिसाल हमने पिछले जुमे को भी देखी थी कि जब विफाक की तरफ से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं थी, कह रहे थे हाँ इज्तिमा होगा भी लेकिन नहीं भी होगा, हाँ महदूद इज्तिमा हो सकता है, कुछ लोग वैसे इत्तेफाकिया आ जाए तो पढ़ सकते हैं, नहीं लेके नहीं पढ़ सकते। एक क्लियर कट पॉलिसी दें। और आप इस विफाकी हुकूमत के साथ तो वो सारे मसाइल भी नहीं है जो पुरानी हुकूमतों के साथ बहुत हुआ करते। सारे स्टेक होल्डर साथ खड़े, क्लियर कट पॉलिसी दें ताकि फिर उसके जो मनफी असरात भी होंगे वो फिर सब मिलकर निकलेंगे उससे। लेकिन पॉलिटिकल ओनरशिप तो लेना हाशिम, जवाब आपके लास्ट क्वेश्चन आपसे, मैं इस पॉलिटिक्स पे पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहरहाल क्यों नहीं है एक क्लियर पॉलिसी और कंसेंसस बिटवीन द सेंटर्स एंड प्रोविंसेस? तो मेरे ख्याल से पॉलिसी ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग तो एक कोई किसी को दो राय होनी ही नहीं चाहिए। ये इस पे आप भी शामिल हैं, इस पे हमारे अवाम भी शामिल है, हुकूमत भी शामिल है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी भी शामिल है। सबको इस मैसेज को प्रोपेगेट करना चाहिए। ये यकीन माने ये बिल्कुल मौका नहीं है इस वक्त पॉलिटिसाइज करने का इस इशू को। हम महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए एक बहुत बड़ी जंग लड़ने जा रहे हैं, बल्कि शुरू कर दी है लड़ना। हम सबको अपना हिस्सा और एक पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए। ये बात सच है कि हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो बड़ी लिमिटेड है, मगर अगर हम अच्छी हिकमत अमली से चले जो कि फेडरल गवर्नमेंट और सूबे खास तौर पे पंजाब उनके साथ मिलकर चल रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम इसका काफी हद तक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी को कुछ सस्टेन कर लेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत इसको एक मैनेजेबल नंबर पे ले आए। कोशिश यही है ताकि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिसको 70 साल से कुछ नहीं किया गया उसके अंदर रहते हुए इमीडिएट रिलीफ के जो मेजर्स लिए हैं इनके अंदर रहते हुए सिस्टम के अंदर हम उसको चला कर सके। वक्त मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। नाज़रीन की एक इंतहाई इंफॉर्मेटिव डिस्कशन आपने देखी है और इसको कंक्लूड कर सकें तो वो यही है कि हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमारी मैनेजमेंट स्किल्स वो नहीं है जो अमेरिका की, बरतानिया की, जर्मनी की, कनाडा की और मगरबी ममालिक की हैं। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है इस धरती के अंदर
प्रायर एक्सपोजर की वजह से, पिछली बीमारियों की वजह से, और एक डिवाइन कह सकते हैं कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में वो ट्रेंड हमें डेथ के नजर नहीं आ रहे। जो स्टेटिस्टिक्स हैं कितने लोग एक्सपोज हो रहे हैं वो बेमानी है यहाँ पे, क्योंकि टेस्टिंग नहीं हो रही। और अगर 10 दिन 12 दिन यही ट्रेंड हमारे सामने रहता है तो इसका मतलब है कि कोई चीज़ ऐसी यहाँ ज़रूर थी जो मगरिब से मुख्तलिफ थी और जो हमें सेव रख सकती है इसकी क्लाइमेक्स पे जाने से। आज इतना ही, फिर आपसे बात होती है, मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।